जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में, जो कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये जो टर्म है, ये सबसे पहले अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स के द्वारा इनकी फेमस बुक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में पहली बार यूज किया गया था। ये बुक 1959 में पब्लिश हुई थी। एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक है वो किसने लिखी, या फिर ये बुक कब पब्लिश हुई। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक वे ऑफ थिंकिंग है, जिससे कि लोग ये समझ पाते हैं या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम है या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो लार्जर सोशल इशूज से कैसे इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए किसी गांव में खेती अच्छी नहीं हो पा रही है। तो खेती अच्छी नहीं हो पा रही है तो अगर एक किसान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भाई वहाँ फर्टिलाइज़र वो अच्छा यूज़ नहीं कर रहा है, या फिर अच्छे हाइब्रिड सीड यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा और लार्जर स्केल में देखें तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट बेहतर फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करवा रही है, या फिर गवर्नमेंट के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करवा पाए। तो अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये किसान का पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है कि वो फर्टिलाइज़र खरीद पाए। लेकिन अगर थोड़ा लार्जर वे में देखा जाए तो गवर्नमेंट ऐसे स्कीम नहीं लाई है कि वो प्रोवाइड करवाया जा सके हर गांव में। अब अगर आगे बात करें तो ये एक फ्रेमवर्क है जिससे कि लोग ये समझ पाते हैं कि उनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो कैसे सोसाइटी से इंटरलिंक है, या फिर सोसाइटी क्या इन्फ्लुएंस डालती है उनके पर्सनल लाइफ पे। अब अगर आगे बात करें तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम है या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो दरअसल हमारी समस्या नहीं होती है, वो लार्जर इंस्टीट्यूशन की समस्या होती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट की हमारी बहुत सारी समस्याएं इसलिए खराब होती हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी में खराबी होती है, या ऊपर जो लोग नियम बनाते हैं उनमें दिक्कत होती है, जिसके कारण हम सज़ा भुगतते हैं उसके कारण। उसके बाद सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक एक तरीका देता है हमें ये समझने के लिए कि हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों हो रही है, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, उसके क्या क्या कारण है किसी प्रॉब्लम के, हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल कारण, ये सब हम समझ पाते हैं। हमारा जो एवरीडे लाइफ है, सोसाइटी का जो एवरीडे लाइफ है, वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें ढेर सारे फोर्सेस काम करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। ये सब हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है ये मेनली हमें 3 पर्सपेक्टिव देता है सोसाइटी को स्टडी करने का, या सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके स्टडी के लिए हमें 3 पर्सपेक्टिव मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए विराट कोहली की एक कंपनी है बैग की, रॉन्ग, WRONG जो भी है। तो अगर अब देखिए, इसको बहुत सारे नज़रिए से देखा जा सकता है। विराट कोहली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं इस समय के। तो अब कोई ये कह सकता है, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, अब इसको ढेर सारे तरीक़ों से देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करें, तो ये कह सकते हैं कि विराट कोहली का वैसा माइंडसेट था। उन्होंने सोचा था कि हाँ, एक टाइम पे बिजनेसमैन बनना है, और उन्होंने उसके लिए लगातार कंसिस्टेंट होकर डेडिकेशन के साथ काम किया, वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव है। अगर हम फिलोसॉफिकली इस चीज़ को एग्जामिन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अरे वो भाग्यशाली थे, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और वो वहाँ तक पहुँच गए। अगर हम इसको सोशली थोड़ा देखें, सोशियोलॉजिकली देखें, तो ये कह सकते हैं कि वो इंसान काफ़ी विनम्र है, काफ़ी जनरस है, काफ़ी जेंटल है, जिसके कारण वो उसकी जो भी कंपनी है उसके कंपनी के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं और वो कंपनी टिकी हुई है। तो ये सारा दृष्टिकोण है देखने का। एक ही चीज़ को हम बहुत सारे तरीक़ों से देख सकते हैं। वैसे ही जब बात आती है सोशियोलॉजी की स्टडी की, तो हमारे पास मेजरली 3 टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा है इंटरैक्शनिस्ट। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में मैं केवल बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम और टैलकट पार्सन जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने काफ़ी काम किया। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव
में होता ये है कि हम सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखते हैं और सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म से तुलना किया गया है इस पर्सपेक्टिव में। अब ऑर्गेनिज्म कैसे? जैसे इसमें इस पर्सपेक्टिव से में हम मेनली ये देखते हैं कि सोसाइटी एक दूसरे के सपोर्ट से चल रही है। यानी छोटे-छोटे यूनिट्स हैं सोसाइटी के, छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिल के पूरे सोसाइटी को स्मूथली रन करवा रहे हैं। अब ऑर्गेनिज्म से इसमें अच्छा, अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि ये जो ऑर्गेनिज्म से किसने तुलना किया था सोसाइटी का? तो हर्बर्ट स्पेंसर होगा, या ये हो सकता है कि कौन से पर्सपेक्टिव में सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म से तुलना किया गया था? ऐसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आगे बात करें तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इस बात पे ज़ोर देता है कि सोसाइटी एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनी हुई है और यही स्ट्रक्चर इसके स्टेबिलिटी को पूरे तरीके से मेंटेन करता है। अब आगे अगर डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शनलिज्म एक ऐसा सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जो कि सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में देखता है, जिसमें सिस्टम में छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं, जो यूनिट्स उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं और उसकी सॉलिडारिटी को बनाए रखते हैं। अब देखिए, फंक्शनलिज्म ये मानती है कि सोसाइटी और सोशल सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स अपने कभी कभी फंक्शन करते हैं, कभी कभी डिसफंक्शन करते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ाते हैं सोसाइटी को, डिसफंक्शंस सोशल इक्विलिब्रियम और सोशल बैलेंस को डिसरप्ट करते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो फंक्शनलिस्ट ये मानते हैं कि सोसाइटी हमेशा एक इक्विलिब्रियम और बैलेंस में रहती है और सोशल चेंज अगर आता है तो वो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, सोशल चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए। फंक्शनलिस्ट ये मानते हैं कि जो सोशल चेंज है वो डिसरप्टिव है अगर वो बहुत तेज़ गति से हो तो। और इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में कोई भी अगर चेंज होता है तो वो काफ़ी धीरे होता है। जैसे हमारी जुडिशरी, ये सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, उसमें कोई भी बदलाव होते हैं तो बहुत धीरे धीरे होते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का क्या व्यू था फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को लेकर। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि ये मानते थे कि सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है और उन्होंने ऑर्गेनिज्म से तुलना किया था। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में सोसाइटी को कैसे फिट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। सेल एक ही जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और एक या एक से ज़्यादा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गेन बनाते हैं और ऑर्गेन और ढेर सारे ऑर्गेन से मिलकर एक पूरा बॉडी बनता है। एक ऑर्गेनिज्म का पूरा निर्माण होता है। इसी तरीके से सोसाइटी भी ढेर सारे छोटे यूनिट्स में बटी हुई होती है। जैसे कि सोसाइटी में ढेर सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया या फैमिली हो गई, इस तरीके से, या गवर्नमेंट हो गया, ये सारे सोसाइटी के यूनिट्स हैं। ये सारे अच्छे से काम करते हैं, फिर सोसाइटी एक स्टेबल वे में रहती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मॉडर्न स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को केवल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमाइल डर्खाइम के व्यू के बारे में, जो कि फंक्शनलिज्म पे था। अब देखिए, इनका ये मानना था कि सोसाइटी को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं या सोशल लाइफ को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें उसको सोशल फैक्ट्स के रूप में स्टडी करना होगा। अब सोशल फैक्ट्स क्या है? तो सोशल फैक्ट कलेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग है, यानी किसी पर्टिकुलर इशू पे ढेर सारे लोगों का क्या विचार है या वो क्या फील कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, और उसके लिए वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या एक्शन ले रहे हैं। इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पूरे सोसाइटी के सिस्टम को स्टडी किया जाना चाहिए। ये इमाइल डर्खाइम का मानना था। उसके बाद देखिए, उसके बाद इमाइल डर्खाइम रिलीजियन को एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल मानते थे फंक्शनलिज्म थ्योरी के डेवलपमेंट में। इनका ये मानना था कि ये इस चीज़ पे फोकस करते थे कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी में यूनिटी की भावना को बढ़ाता है, सॉलिडारिटी की भावना को बढ़ाता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो जो ये थ्योरी है फंक्शनलिज्म थ्योरी, ये सोसाइटी को एक स्टेबल ऑर्गेनाइज मानती है और इंटीग्रेटेड सिस्टम समझती है, जिसमें सारे मेंबर्स का एक बेसिक वैल्यू होता है। उस वैल्यू नॉर्म के अकॉर्डिंग लोग आपस में जुड़े होते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन एजुकेशन से हो सकता है। अब देखिए, एजुकेशन के थ्रू हम ये जो पर्सपेक्टिव है उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन कैसे काम कर सकता है? एजुकेशन सोसाइटी का एक काफ़ी वाइटल इंस्टीट्यूशन होता है
जिसके जो कि सोशलाइजेशन में मदद करता है इंडिविजुअल का। और एजुकेशन से हम सोसाइटी के नॉर्म्स को समझ पाते हैं, वैल्यूज़ को समझ पाते हैं, यानी कि मोरल वैल्यूज़ क्या हैं सोसाइटी के, ये हम एजुकेशन के थ्रू समझ सकते हैं और समझते भी हैं। या सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, क्या करने चाहिए, हद क्या है, क्या कहाँ तक एक इंसान जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं। और एजुकेशन का यूज़ करके हम अपने सोसाइटी के लिए एक वर्क फोर्स जनरेट कर पाते हैं, यानी कि एजुकेशन से हम नौकरी पाते हैं। नौकरी पाने के बाद अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने फैमिली का भरण पोषण कर पाते हैं। उसके बाद से ये सोसाइटी के इकोनॉमी को बढ़ाता है, इस तरीके से। सेकंड पॉइंट पे आता है फैमिली। इसका एप्लीकेशन हम फैमिली में भी देख सकते हैं। फैमिली देखिए, फैमिली भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन इससे मिलता है। उसके बाद से ये सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। ये जनरेशंस को आगे बढ़ाने में काम करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्राइम एंड डेविएंस भी इसका, इस पर्सपेक्टिव का एक काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन हो सकता है। डरखाइम का ये मानना था कि भले क्राइम एक निगेटिव चीज़ है, लेकिन इसका ये भी एक काफ़ी बेहतर तरीका है सोसाइटी को सही दिशा में लेकर जाने का। अब ये कैसे हो सकता है, क्राइम कैसे बेहतर तरीका हो सकता है? तो जब क्राइम होता है तो सोसाइटी का मोरल वैल्यू दिखता है। जैसे मान लीजिए कि जो आरजी कर मेडिकल इंसिडेंट हुआ, वो काफ़ी दुखद इंसिडेंट था। उसके बाद जब लोगों का आक्रोश दिखा, तो वो आक्रोश से सोसाइटी में एक सद्भावना फैली कि हाँ, अभी भी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं कि जो आवाज़ उठा रहे हैं ऐसी घटनाओं को लेकर। और फिर उसके बाद जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी, या फिर गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगी। तो इससे सोसाइटी में एक सॉलिडारिटी की भावना जगेगी, एक मोरल स्टैंडर्ड सोसाइटी का ऊपर होगा। इस तरीके से ये उनका कहना था डरखाइम का। अब आगे बात करते हैं कि देखिए, हर पर्सपेक्टिव का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है, यानी हर पर्सपेक्टिव के कुछ लूप होल्स होते हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो सर्वमान्य हो जाएगा, उसमें कमियां निकलेंगी ही निकलेंगी। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का भी ढेर सारे क्रिटिसिज्म है। उसमें सबसे पहला ये है कि लोग मानते हैं कि ये काफ़ी कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव है, यानी बहुत पुराना है, इसमें कुछ नया और किया जा सकता था। दूसरा इसका बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत सारे और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। यानी कि ये हमेशा मानते हैं कि सोसाइटी एक स्मूथ वे में फंक्शन करते जा रही है, एक स्टेबल सिस्टम है और सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी उसी पे टिकी है। लेकिन वास्तविकता ये है, कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट से भी बढ़ती है आगे, या कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तब सोसाइटी स्टेबल रह पाती है। तो ये कोई एक बड़ा क्रिटिक पॉइंट है। उसके बाद कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये बहुत डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक कहने का मतलब है कि ये हमेशा ये मान के चलती है कि सोसाइटी हमेशा बैलेंस में चल रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है और कोई अपहीवल नहीं है, यानी कोई उथल पुथल सोसाइटी में नहीं है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना भूल गया, इसमें देखिए, इसमें 2 मार्क्स वाले में एक और क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? तो वो फैमिली होता है, यानी फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप कुछ भी पूछ सकता है। फैमिली एक पहला स्टेप होता है जहाँ हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान पहली बार सोशलाइजेशन को समझ पाते हैं और सीखते हैं। तो ये एक नोट करने वाली बात है। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, जय हिंद।